गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनीता खरे हिंदी की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। बसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए पाठ 5 मिठाई वाला के साथ आप सभी का हिंदी की क्लास में आज फिर से स्वागत है। आज हम बसंत भाग 2 से पाठ 5 का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। पहले भाग में अब तक हमने पढ़ा था कि एक फेरी वाला मिठाई बेचने आता था। उसे हमने फेरी वाला इसलिए कहा था क्योंकि वो मिठाई अकेली नहीं बेचता था, वो बदल बदल के चीज़ें लाता था। बदल बदल के चीज़ें लाने में वो कभी खिलौने, कभी गुब्बारे और कभी बांसुरी, कभी मिठाई, इस तरह की चीज़ें वो अलग अलग लेकर आता था, इसीलिए उसे फेरी वाला कहा गया था। तो अब तक हमने पढ़ा था कि वो गलियों में आता था और बच्चे उसको देखकर अपनी सुध बुध खोकर, यानी कि अपने होश आवास खोकर उसकी मुरली सुनने के लिए वहाँ पे आतुर होकर पहुँच जाया करते थे। चलिए अब हम भाग 2 में आगे पढ़ते हैं। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। विजय बाबू भीतर बाहर, यानी कि वो अंदर से भी खुश थे और बाहर से भी, दोनों रूपों में वो मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे कि कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, यानी कि मुरली वाले ने जब बताया कि मैं सबको 3-3 पैसे में देता हूँ, पर मैं आपको 2-2 पैसे में दे दूँगा, तो इस वजह से विजय बाबू ने कहा कि ये मुझे मेरे ऊपर एहसान लाद रहा है, मुझसे ऐसे कह रहा है जैसे एहसान लाद रहा है, और इसको तो झूठ बोलने की आदत है। दुकानदार करते हैं ना कि कोई भी चीज़ लेने के लिए जब हम जाते हैं तो कहने लगता है कि भैया ये 10 रुपये की है, पर मैं आपको 7 रुपये में लगा दूंगा, 8 रुपये में लगा दूंगा, यानी कि वो 1-2 रुपये कम करके ऐसे बताएंगे कि हमें लगेगा कि ये हमें सस्ता सामान दे रहा है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं होता है। जितने की कीमत में उन्होंने ख़रीदारी की है या जितने की उसकी लागत है, उतना तो वो पैसा लेते ही हैं। तो मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो बैठा, यानी कि वो आश्चर्य में, यानी कि उदास हो गया, चेष्टाहीन हो गया, यानी कि वो जैसे एकदम से उसने कहा ना कि ऐसा तो तुम झूठ बोल रहे हो, जैसे मेरे ऊपर कोई एहसान लाद रहे हो, तो मतलब वो एकदम से प्रतिभाहीन, यानी कि वो चेष्टाहीन हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी इसकी कितनी असली लागत है, यानी कि असल में इसकी कीमत कितनी है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर है, दस्तूर यानी कि नियम है। होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 पैसा ही है, और आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते, जितनी नहीं पा सकते। मैंने तो पूरे 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट, तब मुझे इस भाव से पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो निकाल दो, यानी कि मुझे 2 निकाल दो, 2 ठो निकाल दो। उन्होंने कहा मुझे 2 ठो निकाल दो, यानी कि 2 निकाल दो। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, यानी कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं था, तो जल्दी से मुझे 2 ठो निकाल दो, यानी 2 ठो, यानी कि ठेठ में बोलते हैं ना, मुझे 2 ठो दे दो, 1 ठो दे दो, इस तरह से। तो उन्होंने कहा, तो 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। कहानी का तीसरा दृश्य देखिए। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी
भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। रोहिणी कहती है कि रोहिणी जो मुरली वाले की सारी बातें अंदर से सुन रही थी और उसने अनुभव किया, यानी कि ये फील किया, महसूस किया कि इतने प्यार से ये फेरी वाला बेचता है, आता है, सामान बेचता है और सस्ता सामान भी देता है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। यानी कि जब इंसान को भूख लगती है तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो गरीबी एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को रोजी रोटी कमाने के लिए, पेट भरने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए सब काम करवा देती है, चाहे वो उसके लेवल का हो या नहीं। ओके, इसी तरह मुरली वाले का क्षीण स्वर, मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाले मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह मीठा स्वर, उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। यानी कि मुरली वाले का जो स्वर था वो कैसा हो गया, क्षीण हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। दूसरी गली में जाके बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, यानी कि जब मुरली वाला एक गली से दूसरी गली गया तो धीरे धीरे उसकी आवाज़ क्षीण होती गई, यानी कम होती गई और फिर वो समाप्त हो गई। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी कि कैसा स्वर और कैसा मीठा स्वर, यानी कि जो वो आवाज़ लगाता है मुरलिया वाला, बहलाने वाला, तो उसका स्वर बहुत मीठा है। रोहिणी उसके बच्चों के प्रति, उसके बच्चों के प्रति जो स्नेह सिक्त बातें याद आती रही, यानी कि स्नेह सिक्त, यानी कि स्नेह से भरी हुई बातें। और महीने के महीने आए और चले गए और फिर कई महीने बीतते गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति यानी कि याद क्षीण हो गई, यानी कि उसकी जो याद थी वो धीरे धीरे कम हुई और फिर वो समाप्त हो गई। ओके, नेक्स्ट 8 मास बाद। अब देखिए चौथे पहर में देखिए, यानी कि चौथे दृश्य में देखिए कि 8 मास बाद, यानी कि 8 महीने के बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। 8 मास यानी कि 8 महीने बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि, यानी कि बहुत लंबे, अधिक लंबे, जिसके बाल बहुत अधिक लंबे होते हैं उसे अजानुलंबित केश, और केश मतलब बाल, राशि को सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ओके, नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 27। ओके, सो मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। परिचित यानी क्योंकि वह जानती थी रोहिणी, क्योंकि इसके पहले भी वो आता था, है ना। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। अभी देखिए यहाँ पे वो कह रही है, मिठाई वाला, रोहिणी कह रही है कि रोहिणी के लिए कैसे था मिठाई वाले का स्वर, परिचित था, क्योंकि वह उसको पहचानती थी। पहले भी ये फेरी वाले, पहले भी मुरलिया लेकर आया था, है ना, खिलौने लेकर आया था, तो अब इस बार वो मिठाई लेकर आया, तो उसके लिए वो परिचित थी, आवाज़ जो थी उसकी वो परिचित थी। झट से रोहिणी नीचे उतर आई और उस समय उसके पति
मालिक मतलब पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। यानी कि कमरे में चलिए और उस मिठाई वाले से पैसे ठहराइए, यानी कि पैसे का मोल भाव कीजिए कि कितने में देंगे। और जब वो फाइनल हो जाएगा कि हाँ इतने में दे देंगे, तो ठहर जाएंगे कि हाँ इतने पैसे में अब वो हमें चीज़ मिलेगी। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता होगा, ज़रा हटकर मैं भी चिक यानी कि पर्दे की ओट में बैठी रहूँगी। ओट यानी कि पर्दे की आड़ में, यानी कि पर्दे से छुपकर थोड़ा सा मैं वहीं बैठी रहूँगी। ओके। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ये मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार यानी कि स्वाद वाली, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, यानी कि उसका स्वाद जो है बड़ी देर तक रहता है, मुंह में रहता है, जल्दी नहीं घुलती और बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल या पहलदार, यानी कि वो दादी को मिठाइयों की वैरायटी बता रहा था। जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते, इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ, यानी कि एक पैसे में कितनी देता हूँ? 16, यानी कि 16 ओके। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दो। वो बोली, दादी बोली कि 16 तो बहुत कम होती है, कम से कम 25 तो दो। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। मिठाई वाला बोला कि नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा, यानी कि वो अपनी बात को काट कर, यानी कि थोड़ा सा रुक कर बोल रहा था। रोहिणी दादी के पास ही थी। रोहिणी जो थी वो दादी के पास ही थी। दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। किसने बोला ये? रोहिणी ने। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 ही की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। दादी ने कहा कि मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा मोल भाव करना नहीं आता, 4 ही दे दो। अच्छा चलो 25 नहीं तो 20 ही दे दो, मतलब 4 पैसे की दे दो। अगर 4 पैसे की दे दो, लेकिन अगर मुझे 25 नहीं दे सकते हो तो 20 ही दे दो, चलेगा। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपले मुंह से, दादी के पोपले मुंह से, पोपले मतलब पोपला मुंह क्यों कहा गया है? क्योंकि दादी के दांत नहीं थे, तो उनकी जो आवाज़ थी वो कैसी फुस सी हो जाती थी, और जब वो बोलते थे तो उनके गाल अंदर की तरफ धंस जाते थे। तो कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली का मतलब निकल गई, हंसी आ गई उनको। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ की निवासी तो तुम हो नहीं। अब रोहिणी ने कहा कि दादी इससे पूछो कि ये यहाँ का तो नहीं लग रहा है, तो क्या ये कहीं और से आया है या पहले भी कभी इस गांव में आया हुआ है? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की, यानी कि जो रोहिणी ने कहा था उसी बात को उन्होंने दोहराने की कोशिश की, है ना, चेष्टा की। कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। अब मिठाई वाले ने क्या कहा कि मैं पहली बार नहीं आया हूँ, मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, रोहिणी चिक्की यानी कि पर्दे की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? फिर उसने फिर से क्वेश्चन किया कि पहले क्या आप मिठाई लेकर ही आए थे या कोई और दूसरी चीज़ लेकर आए थे?
मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव में डूबकर बोला। अब यहाँ पे जो मिठाई वाला था वो कौन कौन से, उसमें वो हर्ष यानी खुशी से, संशय यानी कि वो शक आ गया, उसको शक होने लगा कि आखिर ये मुझसे इतनी जांच पड़ताल क्यों कर रही है, मुझसे सवाल जवाब क्यों कर रही हैं। विस्मय आदि यानी कि आश्चर्य में, यानी हर्ष खुशी से, संशय शक से और विस्मय आदि यानी कि आश्चर्य से। भावों में डूबकर, भावों यानी कि वो अपने उस विचार में, उस फीलिंग में आ गया कि आखिर बात क्या है, इतने सवाल मुझसे क्यों किए जा रहे हैं। तो डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर, यानी पहले मैं मुरली लेकर आया था, उससे पहले मैं खिलौने लेकर आया था और अब मैं मिठाई लेकर आया हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। रोहिणी का क्या अनुमान, यानी कि अंदाजा, जो उसने अंदाजा लगाया था कि ये मिठाई वाला मेरा जाना पहचाना है, इसका स्वर मुझे परिचित सुनाई दे रहा है। तो रोहिणी का अनुमान सही था। अब तो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अस्थिर और भी ज़्यादा, यानी कि वह इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा इच्छुक हो गई, बेचैन हो गई कि मैं इससे और भी कुछ पूछूं। वह बोली, व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा, यानी कि व्यवसायों में यानी कि इन कामों में जो तुम ये धंधा करते हो, यानी कि सामान को बेचते हो, लेते हो या बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो ये काम तुम्हारा व्यवसाय किसे कहते हैं, जो हमारे प्राइवेट चीज़ें होती हैं, यानी कि जो बिजनेस टाइप में होती हैं, उसे हम व्यवसाय बोलते हैं। एक तो सर्विस होती है हमारी, एक व्यवसाय। तो व्यवसाय में जो भला तुम्हें क्या मिलता होगा, वह बोला, मिलता भला क्या है भाई, यही खाने भर का तो मिल जाता है, यानी कि वो कहने लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, बस खाने पीने का गुजारा हमारा हो जाता है। कभी भी मिलता है, कभी हाँ, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। वो कहने लगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलता, बस खाने पीने का गुजारा हो जाता है, पर कभी कभी वो भी नहीं मिलता, पर मुझे संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख, यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती, ऐसा सुख मुझे ज़रूर मिलता है, और मैं चाहता भी यही हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मुझे इतना ही सुख मिले, ऐसा ही मुझे मतलब मन की शांति मिले। सो कैसे, यह भी बताओ। अब वो बोलने लगे, ये कैसे हो सकता कि तुम्हें सिर्फ सुख ही मिलता है, कैसे मिलता है यह बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ। मिठाई वाला बोला, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, यानी कि बेकार में उन बातों की चर्चा क्यों करूँ, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। वो कहने लगा, अगर मैं वो सारी बातें बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों सुख चाहता हूँ, तो आपको भी दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ तुम्हारा हाल चाल, यानी कि हर्जा ना होगा। वो कहने लगी, तुम्हारा हर्जा ना होगा। हर्जा मतलब कोई नुकसान नहीं होगा, हर्जा मीन्स कोई नुकसान नहीं होगा, हर्जा। ओके, सो वो कहने लगी, तुम्हारा कोई हर्जा नहीं होगा, यानी कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। वो कहने लगी, मैं मिठाई और भी ले लूँगी, बस तुम मुझे अपना हालचाल बताओ। नेक्स्ट पेज नंबर 29। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, अतिशय गंभीरता के साथ यानी कि बहुत अधिक सीरियस होकर, यानी कि अधिक सीरियस होकर, गंभीरता से होकर कहने लगा, बताने लगा कि मिठाई वाले ने कहा कि मैं भी अपने नगर में एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित मतलब एक सम्मानित व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, यानी कि मेरे पास काम भी था, मकान भी था, गाड़ी घोड़े सब कुछ था, नौकर चाकर भी थे, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, यानी कि मेरे पास सोने का संसार था और वैभव था, यानी कि मेरा यश था, मैं बहुत प्रतिष्ठित था कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, किसी चीज़ की मेरे अंदर कम मतलब किसी चीज़ की मुझे कोई कमी नहीं थी। भीतर सांसारिक सुख था, भीतर सांसारिक सुख यानी कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ सुखी पूर्वक रह रहा था। स्त्री सुंदर भी थी,
यानी कि जो स्त्री थी उसकी पत्नी जो थी वो कैसी थी, सुंदर थी, मेरी प्राण थी, यानी कि और वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने, और बच्चे कैसे थे, सोने जैसे सजीव खिलौने, यानी जैसे सोना होता है ना, खूबसूरत होता है, उसे उसमें कोई भी चीज़ बना दो, लेकिन सोने की चीज़ कोई भी हो तो वो खूबसूरत दिखाई देती है। तो उसी प्रकार बच्चे भी जो थे मेरे, वो सोने की तरह, जैसे सोने के सचमुच के सोने के खिलौने हों, सोने के खिलौने सुंदर होते हैं ना, तो कैसे उपमा दी गई है कि मेरे बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे कि सोने के सजीव खिलौने। सजीव क्यों कहा, क्योंकि बच्चे जो थे वो क्या थे, वो तो सजीव थे, है ना, लिविंग थे ना। तो और खिलौने इसलिए कहा है क्योंकि खिलौने कहा है तो खिलौने कैसे होते हैं, नॉन लिविंग में आते हैं, यानी निर्जीव में आते हैं, तो निर्जीव तो नहीं कह सकते ना हम बच्चों को, तो सजीव खिलौने थे, बट वो सजीव थे। उनकी हट खेलियाँ यानी कि उनका चुलबुलापन, उनकी मौज मस्ती कि हमारे घर में कोलाहल यानी कि शोर, है ना, तो उनकी मौज मस्ती के कारण घर में कोलाहल मचा रहता यानी कि फैला रहता। समय की गति, यानी कि अब समय की गति देखो, विधाता की लीला, यहाँ पे बताया गया है कि समय की गति और विधाता की लीला। तो समय क्या है, गतिशील है ना, समय हमेशा गतिशील रहता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। और ये चक्र, जीवन चक्र की इस तरह से चलता है कि कभी उसमें धूप आती है, कभी उसमें छाँव आती है, जैसे सुबह शाम होती है ना, सुबह शाम दिन रात, उसी प्रकार से ये समय है। कभी हमारे जीवन में सुख आते हैं, कभी हमारे जीवन में दुख भी आते हैं, और जब सुख और दुख आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि समय इतना लंबा चला जाता है कि दुख की जो घड़ी होती है वो ठहर कर रह जाती है, और सुख भी होता है तो कई बार वो ठहर के, यानी कि उसकी जो समय की जो अवधि होती है वह लंबी जान पड़ती है। विधाता यानी कि ईश्वर, विधाता की लीला यानी कि विधाता का जो खेल है ना, विधाता जो हमारे साथ लीला रचते हैं, यानी कि खेल रचते हैं, जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसे हम ये कहने लगते हैं उदाहरण के रूप पर कि विधाता की लीला, यानी कि भगवान जो खेल खेल रहा है वही खेल हम खेल रहे हैं। अब कोई नहीं है, यानी कि वो कह रहे हैं कि विधाता की लीला ऐसी थी, समय की गति ऐसी हुई कि अब मेरे साथ कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, और जो दादी थी उनके प्राण नहीं निकले, वो बुजुर्ग थे तो उनके तो चाहते थे कि उनके जो प्राण थे वो तो निकले नहीं, लेकिन बीवी बच्चों के साथ दुर्घटना कोई घट गई, तो दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे, इस तरह रहता घुल मिलकर मरता। वो कहते हैं कि मिठाई वाला कहता कि मेरे तो प्राण निकले नहीं, इसलिए मैं उनको ढूंढने के लिए यहाँ निकला हूँ, क्योंकि जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो कहीं ना कहीं तो उनका जन्म हुआ ही होगा, हो सकता है इन बच्चों में ही मुझे वो मिल जाएं। ऐसा सोचकर वह रूप बदल कर और सामान बदल कर आया करता था। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। वो कहते हैं कि एक झलक सी मिल जाती है, यानी कि इन बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका प्रतिबिंब मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि उनका चेहरा, उनकी आकृति मुझे किसमें, इन बच्चों में, जो बच्चे उस गांव के हैं उन बच्चों में मैं अपने बच्चों को देखता हूँ। ओके, ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हों। कहता है मिठाई वाला कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे इन्हीं बच्चों के साथ खेल कूद रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। मिठाई वाले ने अपनी सच्चाई बताई कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आप लोगों की दया से मेरे पास पैसा बहुत है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। बट मेरे पास क्या नहीं है, सुख नहीं है, बच्चों का सुख नहीं है, यानी कि मेरी संतान नहीं है, मेरी बीवी नहीं है। तो मैं यहाँ गाँव में आकर बच्चों के साथ खिलौने बेचकर, बच्चों को चीज़ें बेचकर, उनकी तोतली बात सुनकर और उनकी मौज मस्ती को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं अपने ही बच्चों से मिल रहा हूँ। कितना मतलब अति सुंदर वर्णन किया गया है शब्दों को जोड़ के। इस तरह उसी को पा लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। कैसी हैं आंखों से, आंसुओं से तर हैं, यानी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसी तरह चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल
उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। अब इसी समय पे कौन आ गए? चुन्नू मुन्नू यानी कि रोहिणी के बच्चे आ गए और रोहिणी से लिपट कर कहने लगे उसका आंचल पकड़ के कि अम्मा मिठाई, मुझे मिठाई चाहिए, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। तत्काल मीन्स मतलब तुरंत। तत्काल मीन्स क्या होता है? तुरंत। तुरंत यानी कि एट ए टाइम, यानी कि मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ यानी कि 2 पैकेट बनाए और मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दिए। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। रोहिणी ने क्या किया? भीतर से पैसे फेंक दिए। भीतर से क्यों फेंके? क्योंकि वो पर्दे की आड़ में, चिक्की ओट में थी ना, तो चिक मतलब पेटी, वो उसकी पर्दे की आड़ में थी, इसलिए उसने अंदर से ही भेज दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। फिर उसने क्या कहा? अब मैं इस बार पैसे नहीं लूँगा। क्यों नहीं लेगा भाई? क्योंकि दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। दादी ने क्या किया? ना ना भाई, अपने पैसे लिए जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाले का फिर से वो मृदुल मादक यानी नशीला और मीठा स्वर फिर से गूंजने लगा उस गली में, और वो आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ गया। तो इस कहानी के लेखक कौन हैं? यानी कि इस कहानी के जो लेखक हैं, उनका कहानीकार हैं, वो हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। ओके, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता, आपने कहानी पढ़ ली है तो इसके जो क्वेश्चन आंसर करवाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, बट मैं इस कहानी के जरिए आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मिठाई वाले ने पैसे क्यों नहीं लिए थे? आखिर ऐसी क्या बात थी कि मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को जो लास्ट में मिठाई दी, यानी कि कागज़ की 2 पुड़ियों में भर के जो मिठाई दी थी, उसका पैसा क्यों नहीं लिया था? ये सोचिए और मुझे बताइए। थैंक यू।